जय हिंद एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मई मंथ का करंट अफेयर। इस सीरीज के अंदर हम मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 5 मंथ का करंट अफेयर बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे और साथ ही साथ हम ये इंश्योर करेंगे कि इसके बाद से कुछ ना है। तो आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है और उसके साथ जो पीपीटी है उसको एक बार और पढ़ लेना है, वो मोर देन सफिशिएंट होगा। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर करंट अफेयर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे थॉट ऑफ द डे से। सक्सेस स्टार्ट विथ एवरी चैलेंज नॉट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। ठीक है, तो आप अपने आसपास जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखते होंगे ना, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन के साथ सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने अपने कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन को पीछे छोड़ा है, इसलिए वो लाइफ में आज सक्सेसफुल है। किसी का भी आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। अब कंफर्ट जोन की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग होती है। मेनली कंफर्ट जोन प्योरली है एंटरटेनमेंट। मेरी पढ़ाई के अलावा जो कुछ भी है वो है मेरा कंफर्ट जोन। अगर आप ज़्यादा सो रहे हैं तो वो कंफर्ट जोन है, 8 घंटे से ज़्यादा सो रहे हैं तो वो आपका कंफर्ट जोन है। आप यूट्यूब रील्स पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो आपका कंफर्ट जोन है। तो हमें उस हमारे कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है और हमारे जो ड्रीम्स है, जो हमारे टारगेट है, जो गोल है, उनको अकम्प्लिश करना है, उनको हमको प्राप्त करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी क्या हुआ है, जो नेपाल के ऑडिटर जनरल है तोयम राया और इंडिया के जो ऑडिटर जनरल है कंट्रोल ऑडिटर जनरल, इन लोगों ने एमओयू साइन किया है जिसमें ये ऑडिट की प्रैक्टिस को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो नेपाल के ऑडिटर जनरल तोयम रामा और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू, इन दोनों ने एमओयू साइन किया है। अब हम कैग के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि मैंने ये कैग वाली जो टॉपिक है वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करवाया है, जिसमें मैंने सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करवाई है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा। तो जो कैग का हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल होता है आर्टिकल 148। ठीक है, कैग का जो टेन्योर होता है वो 6 और 65 ईयर होता है। ठीक है, और कैग का जो अपॉइंटमेंट होता है वो हमारे करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कैग का जो रिमूवल होता है, कैग का जो रिमूवल होता है वो सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज के होता है। ठीक है, तो ये एमओयू साइन हुआ है ऑडिटर जनरल ऑफ नेपाल और कैग के बीच में, कैग ऑफ इंडिया के बीच में। अगला पे आते हैं अभी इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, रटना नहीं, बस एक बार सुन लेना है। इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक लिस्ट जारी की है जिसमें इसने बताया है कि इंडिया 2022 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाली कंट्री है। तो इंडिया कौन है? फर्स्ट। सेकंड नंबर पे कौन सी कंट्री आती है जिसने रेमिटेंस प्राप्त किया है सबसे ज़्यादा? वो आती है मैक्सिको। और थर्ड नंबर पे आती है हमारी चाइना। अभी हम सोचेंगे कि यार ये रेमिटेंस क्या होता है। रेमिटेंस का सिंपली मीनिंग ये होता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है या कोई इंडियन ओरिजिन है, वो फॉरेन जाके अर्निंग करता है, चाहे वो जॉब करे या बिजनेस करे, तो अपनी फैमिली को जो पैसा भेजता है उसको रेमिटेंस कहते हैं। मतलब अगर मैं अजमेर से दुबई जा रहा हूँ और अपनी फैमिली को पैसा भेज रहा हूँ तो उसको हम रेमिटेंस कहते हैं। तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भेजने वाली, रेमिटेंस प्राप्त करने वाली कंट्री है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये अगला क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक से रिलेट करता है। इसमें हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है, हमने देखना है कि लच्छू महाराज अवार्ड अभी एक स्टार्ट हुआ है। ठीक है, स्टार्ट तो मतलब पहले से हुआ है, अभी 31 अगस्त को ये अवार्ड दिया गया है, लच्छू महाराज अवार्ड। कहाँ पे दिया गया है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर दिया गया है। ठीक है, और ये पूछना चाहता है कि लच्छू महाराज कौन से डांस फॉर्म से कौन से डांस फॉर्म के प्रोमिनेंट डांसर हैं। तो लच्छू महाराज का संबंध जो है हमारे वो कथक से है। कथक का ओरिजिन हमारा यूपी से होता है। मतलब बेसिकली मैं बात करूँ तो ब्रज एरिया से, वहाँ से कथक का ओरिजिन हुआ है। अगर मैं कथकली की बात करूँ, दोनों में कन्फ्यूजन रहता है काफ़ी, वो हमारा स्टार्ट होता है हमारे कहाँ से? केरला से। भरतनाट्यम तमिलनाडु से। भरतनाट्यम का ओरिजिन माना जाता है कि देवदासी सिस्टम से हुआ था। ठीक है, और जो लास्ट एंड फाइनल जो हमारा कुचिपुड़ी है वो हमारे आंध्र प्रदेश से ओरिजिन हुआ है। तो ये 4 डांस फॉर्म है, इनको आप एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने कथक का एक इमेज भी लगा दिया है, आप देख लीजिए कथक डांस फॉर्म कैसा दिखता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने बताया है कि जो चाइना है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। क्या? चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कथक था।
ठीक है, उससे लास्ट का हमारा आंसर इंडिया था, और उससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन का गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी हम देख लेते हैं ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। तो इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन है? चाइना है। चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड है ना, चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड है वो कैसा है ट्रेड? वो ट्रेड डेफिशिएट है। ठीक है, मतलब हमारा इंपोर्ट चाइना के साथ ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। सेकंड नंबर पे जो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो है यूएसए, सेकंड नंबर पे। ठीक है, उसके साथ हमारा क्या है? ट्रेड सरप्लस है। मतलब हम यूएस में एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अभी ईरान और इंडिया ने 10 ईयर एग्रीमेंट साइन किया गया है रिगार्डिंग चाबहार पोर्ट। ठीक है, इंडिया और ईरान ने चाबहार पोर्ट के लिए 10 ईयर एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें इंडिया उस पोर्ट को कंस्ट्रक्ट करेगा। अब सवाल आता है कि इंडिया इस पोर्ट को क्यों कंस्ट्रक्ट कर रहा है? सिंपली इसका आंसर ये है क्योंकि हमें जो पाकिस्तान है उसके ग्वादर पोर्ट को, पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसको काउंटर करना है। ठीक है, इसलिए हमने है ना चाबहार पोर्ट को अक्वायर करा है और वहां पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये चाबहार पोर्ट कहाँ है? ईरान में है। ये कुछ डिफरेंट पोर्ट्स हैं जो जहाँ पे इंडिया ने अभी रिसेंटली इन्वेस्ट किया है। हाइफा पोर्ट इजराइल, इसको अच्छे से मार्क कर लीजिए कि इजराइल ऑलरेडी न्यूज़ में है। चाबहार पोर्ट हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, सितवे पोर्ट म्यांमार, इस पे भी रिसेंटली बात चल रही है, इंडिया कंस्ट्रक्शन कर रहा है, हैवी इन्वेस्टमेंट है इंडिया का। कोलंबो पोर्ट श्रीलंका। ठीक है, ओमान का दुकम पोर्ट। ठीक है, इंडोनेशिया का साबाक पोर्ट। तो ये आप पोर्ट सारे एक बार देख लीजिएगा, ये मैंने कुछ पोर्ट डाल दिए जहां पे इंडिया का करंटली इन्वेस्टमेंट है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी ग्रेचुइटी की लिमिट इंक्रीज कर दी है, रिटायरमेंट और डेथ ग्रेचुइटी की। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि लिमिट कितनी इंक्रीज कर दी है। तो जो लिमिट कर दी है वो मैक्सिमम 25 लाख कर दी है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये मैक्सिमम लिमिट की बात कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट है 25 लाख, मिनिमम नहीं है। तो अभी सबसे पहले देखते हैं ग्रेचुइटी का मीनिंग क्या होता है। ग्रेचुइटी एक तरह का अप्रिसिएशन अमाउंट होता है जो कोई गवर्नमेंट या कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है जब वो उस कंपनी में जनरली, ऐसा कोई रूल नहीं है, जनरली अगर 5 साल से ज़्यादा अगर आपने काम कर लिया है ना, 5 ईयर से ज़्यादा उस कंपनी में या उस गवर्नमेंट में, तो आपको ग्रेचुइटी मिलता है। मैक्सिमम अमाउंट कितना है? 25 लाख। ये गवर्नमेंट ने अभी मई मंथ में इंक्रीज करा है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी 77 कान फेस्टिवल हुआ था। उस कान फेस्टिवल के अंदर भारत पवेलियन या इंडिया पवेलियन का इनोग्रेशन हुआ था। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मूवमेंट है इंडिया का कि इतने इंटरनेशनल इवेंट में एक पवेलियन जो इंडिया के नाम पे है, भारत पवेलियन। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? 77 कान फिल्म फेस्टिवल, इसमें भारत पवेलियन का इनोग्रेशन हुआ है। अगला क्वेश्चन। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भी कान फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड ही है कि इसका एक अवार्ड है ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। ये भी सेकंड हाईएस्ट ऑनरी अवार्ड होता है कान फेस्टिवल का। ये मूवीज के लिए दिया जाता है। तो एक इंडियन फिल्म को दिया गया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। मूवी का नाम है ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट। इस मूवी को एज अ अवार्ड दिया गया है। ये मूवी की फिल्म मेकर कौन थी? उनका नाम है पायल कपाड़िया, जो फिल्म मेकर है इस मूवी की, जिन्होंने फिल्म बनाई। आप देख सकते हैं जो ग्रीन ड्रेस में है ना ये लेडी, ये है पायल कपाड़िया। इन्होंने ही है ना ये मूवी बनाई है और इनको ही ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है, सेकंड हाईएस्ट ऑनरी अवार्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी रिसेंटली इराक ने सेम सेक्स रिलेशनशिप को क्रिमिनलाइज कर दिया और 15 साल की सजा सुनाई है। 15 साल की सजा का प्रावधान करा है उसमें, 15 ईयर की। तो इराक इसका आंसर होगा। इंडिया में सेम सेक्स रिलेशनशिप लीगल है? हाँ जी, इंडिया में सेम सेक्स रिलेशनशिप लीगल है आफ्टर 2018। 2018 के बाद हमारे देश में सेम सेक्स रिलेशनशिप लीगल है। हमने क्या करा था, सेक्शन
377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। ठीक है, तो सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। केस का नाम था हमारा नवजोत सिंह जौहर केस, जिसके अंदर हमने सेम सेक्स रिलेशनशिप को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, बट हमने अभी तक सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं दी है। उसके बाद हम चलते हैं कि अभी दुबई के अंदर अंतरा 24 करके एक फंक्शन हुआ था, वो किस चीज से रिलेटेड है, वो किस जॉनरा से रिलेटेड है, किस कैटेगरी से रिलेटेड है, तो वो है फाइन आर्ट एग्जीबिशन एंड कंपटीशन से रिलेटेड है। अंतरा 24 कहां पे हुआ था, ये याद रखने वाली चीज है कि ये दुबई में हुआ था। किस डोमेन में हुआ था ये आप देख लीजिएगा, फाइन आर्ट एंड एग्जीबिशन एंड कंपटीशन। अगला चलते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है, जो कौन पब्लिश करता है। दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि वो कौन सी रिपोर्ट है और कौन पब्लिश कर रहा है। तो कौन पब्लिश कर रहा है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, इसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, तो नॉर्वे इसमें फर्स्ट पोजीशन पे थी, डेनमार्क सेकंड पे है, और जो इंडिया का रैंक है वो बहुत ही पुअर आया है 158। तो 158 इंडिया का रैंक है। शॉकिंग बात यह है कि पाकिस्तान और श्रीलंका का रैंक भी फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया से ऊपर है। अब हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं कि अभी इंडोनेशिया के एक माउंटेन पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, जिससे हंड्रेड्स ऑफ जो रेजिडेंट्स हैं उनको हमको इवैक्यूएट करना पड़ा है, उस जगह से हटाना पड़ा है। तो वो कौन सा माउंट है या वो कौन सा आइलैंड है जहाँ पे ये रिसेंटली वॉल्केनो इरेप्ट हुआ है, तो उसका नाम है माउंट ईबू, इंडोनेशिया। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कुछ फेमस वॉल्केनिक माउंटेन, उनके साथ में उनकी कंट्री। जैसे इटली के 3 जो माउंटेन है वो बहुत फेमस है, माउंट वेसुवियस, माउंट इटना और माउंट स्ट्रम्बोली। ये तीनों कहाँ के, इटली के हैं। अगले आते हैं माउंट मेरापी, क्राकातुआ और माउंट ईबू। ये कहाँ के हैं, हमारे इंडोनेशिया के हैं। अगला हम बात कर लेते हैं माउंट अकानोगुआ, अर्जेंटीना। इस माउंट की खासियत बात यह है कि ये हाईएस्ट पीक है आउटसाइड एशिया। मतलब अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हाईएस्ट पीक तो हमको पता है कि एवरेस्ट आता है, ठीक है, बट आउटसाइड एशिया की अगर बात करूं, जो सेकंड हाईएस्ट पीक है एशिया के बाहर, वो कौन सा है, अकानोगुआ। कहां पर है, अर्जेंटीना में है। माउंट कोटोपेक्सी जो इक्वाडोर में है, माउंट रेनियर, माउंट हुड, माउंट शास्ता, ये कहाँ है, यूएस में। और यूएस में कौन से माउंटेन में, रॉकीज के अंदर। माउंट फ्यूजिनामा हमारे जापान में है, ठीक है। माउंट किलिमंजारो जो हमारे तंजानिया में है, ये हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और इसके लास्ट में आता है हमारा माउंट नारकोडम एंड बेरन, ये कहाँ है, हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अभी है ना, श्रीलंका गवर्नमेंट ने एक इंडियन कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है रिगार्डिंग विंड पावर एनर्जी। तो उस कंपनी का नाम है हमारी अडानी ग्रीन एनर्जी। इसके साथ हमारी श्रीलंका गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया है रिगार्डिंग विंड पावर स्टेशन, ठीक है। लोकेशन कौन कौन सी पे साइन किया है, मन्नार और पोनेरिन, इन 2 लोकेशन पे इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। किसने, श्रीलंका गवर्नमेंट ने और अडानी ग्रीन ने। तो हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली है ना, हम यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर 3 बुक्स, इंडियन बुक्स को शामिल किया। ये हमारे लिए बहुत प्राउडफुल मोमेंट है कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर 3 इंडियन बुक्स को डाला गया है। फर्स्ट बुक है रामचरितमानस, सेकंड है पंचतंत्र की कहानियां, ये हमने बचपन में पढ़ा ही होगा। पंचतंत्र की कहानियां हमारी स्कूल की लाइब्रेरी में हमेशा अवेलेबल रहती थी। और थर्ड जो बुक है वो है सहृदय आलोक लोचना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबाव होगा। अभी हम देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन के हमने आंसर टिक कर दिए थे ना, ठीक है, मैंने समझा दिया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आंसर नहीं होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। हम हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ बच्चे जो है वो क्रिकेट तो देखते ही है, इसलिए इसका आंसर तो हर कोई बता ही सकता है कि अभी जो मई में हमारा IPL 2024 हुआ था,
उसका टाइटल किसने जीता, तो जो आंसर होगा वो केकेआर होगा। सेकंड नंबर पे जो टीम थी वो कौन थी, सेकंड नंबर पे जो पहुंचने टीम थी वो थी हमारी सनराइजर हैदराबाद। अब कुछ अवार्ड्स के बारे में देख लेते हैं जो आईपीएल से रिलेटेड है। चैंपियन कोलकाता, रनर अप सनराइजर हैदराबाद। जो इमर्जिंग प्लेयर थे वो नीतीश कुमार रेड्डी थे, और फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन थे जो सुनील नारायण थे। ऑरेंज कप विराट कोहली को मिला और पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिला। चलिए अब हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अभी जो जिम्बाब्वे है ना, जिम्बाब्वे ने न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस करी जिक। करेंटली उन्होंने न्यू करेंसी क्यों इंट्रोड्यूस करी, उसका सिंपल सा रीजन है कि उनकी जो करेंसी की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा डिवैल्यूट हो गई थी, इसलिए उन्होंने जिम्बाब्वे में न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस करी है। जिम्बाब्वे का मैप लगा दिया है, आप देख लीजिए जिम्बाब्वे का मैप, यह है हमारा जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे के अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो एक लेक कराइबा आपको दिखेगा, जाम्बिया करके एक कंट्री दिखेगी, उसके आपको अगर आप ईस्ट में देखेंगे तो मोजाम्बिक दिखेगा, साउथ में देखेंगे तो साउथ अफ्रीका दिखेगा। तो ये जो हमारा जिम्बाब्वे है हमारी वेस्टर्न साइड पे आता है अफ्रीका के। ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसके अंदर, तो आप बस जिम्बाब्वे की लोकेशन देख लीजिएगा। हाँ, ये बोट्सवाना, ये भी एक कंट्री है जो जिम्बाब्वे के हमारे वेस्ट के अंदर आते हैं। तो ये जिम्बाब्वे के आसपास की कंट्री देख लीजिएगा, लेक कराइबा देख लीजिएगा, और जाम्बेजी रिवर देख लीजिएगा, जिम्बाब्वे की कैपिटल देख लीजिएगा हरारे। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे को जिम्बाब्वे से रिलेटेड पता होनी चाहिए। तो हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो अभी जो स्पेन है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99th मेंबर बन गया है। तो हमको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, वैसे तो आप सबको पता होगा बट फिर भी मैं बेसिक बता देता हूँ। ये फ्रांस और इंडिया इसके लीडिंग मेंबर थे। फ्रांस और इंडिया 2015 में मीटिंग चल रही थी COP21, तब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस आया गया था। प्रेजेंटली इसमें 99 मेंबर हो चुके हैं। साथ ही साथ इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम इंडिया में है। ठीक है, और इससे रिलेटेड और फैक्ट ये है कि जिसका जो थीम है वो ये है वन वर्ल्ड वन सन एंड वन ग्रिड, ये इसका थीम है। इसका हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फ्रांस और इंडिया ने इसको लीड किया था। मैं लिख देता हूं कहीं बाद में कंफ्यूज ना हो कि ये फ्रांस और इंडिया ने इसको लीड किया गया था COP 2021 के अंदर। ठीक है, अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन में 3-4 फैक्ट्स हैं कि अभी क्या हुआ है। मेजर राधिका सेन जी जो है इनको एक अवार्ड मिला है किसकी तरफ से, यूनाइटेड नेशनल मिलिट्री जेंडर एडवोकेट की तरफ से। क्यों उनको अवार्ड मिला है, क्योंकि ये कॉन्गो के अंदर एज अ इंडियन मिलिट्री पीस कीपिंग फोर्स में काम कर रही थी। ठीक है, तो आपको 3-4 चीजें याद होनी चाहिए। सबसे पहले इनका नाम मेजर राधिका सेन। दूसरा जो हमको याद होना चाहिए, ये कहाँ पे पोस्टेड थी, ये थी कॉन्गो में। कॉन्गो कहाँ आता है, हमारे अफ्रीका के अंदर आता है, वहां ये पोस्टेड थी अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है और ये पीस कीपिंग फोर्स का पार्ट थी। ये आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। अगला देखते हैं कि जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन पे डीडी किसान करके एक शो आता है, उसकी 9th एनिवर्सरी है। तो उन्होंने एक एआई एंकर इंट्रोड्यूस किया, और ये जो एआई एंकर है ना वो इंडिया के फर्स्ट गवर्नमेंट एआई एंकर है। मेरा मोटिव है यहाँ पे बताना कि गवर्नमेंट, प्राइवेट नहीं। प्राइवेट तो बहुत सारे न्यूज चैनल अपने अपने एंकर लेके आए, जो फर्स्ट गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टिंग जो एंकर है एआई वो है। इनके नाम क्या है, इनका नाम है कृष और भूमि। क्या नाम है इनका, कृष और भूमि। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हाँ, आपने सुना होगा कि चेस के अंदर ग्रैंड मास्टर करके एक उपाधि दी जाती है। तो इंडिया के पास अभी 85 ग्रैंड मास्टर हैं। जो हमारे 85th ग्रैंड मास्टर है उनका नाम है पी श्यामा निखिल। ठीक है, 84 जो थी वो हमारी थी वैशाली। ये मेल और फीमेल दोनों को दिया जाता है। विश्वनाथ आनंद जो थे वो हमारे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया थे। तो अभी प्रेजेंटली 85 है पी
श्यामा निखिल कौन से हैं, वो 85th है और वैशाली 84th है। इनकी फोटो भी आप देख सकते हैं। अभी एक स्टेट ने स्कूल ऑन व्हील इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसके अंदर ये एजुकेशन प्रोवाइड करेंगी जो झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे हैं ना उनको। उस स्टेट का नाम है हमारा मणिपुर। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मणिपुर अभी करंटली न्यूज में है, ये कुकी और मैकी टाइप के लिए। तो और मणिपुर के अंदर इंटरनल वायलेंस अभी काफी ज्यादा है, इसलिए ये स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ईयू से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ईयू ने फर्स्ट एवर लेजिस्लेशन पास किया है किस रिगार्डिंग, वो है कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अगर ईयू के बारे में जान लेते हैं, ईयू में करंटली हमारे 28 मेंबर्स हैं, ठीक है। ईयू कब बना था, ईयू हमारा बना था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हमारा ईयू बना था। और ईयू की जो ऑफिशियल करेंसी है वो क्या है, यूरो है। शायद इसके 28 नहीं 27 मेंबर है, सॉरी इसके 27 मेंबर्स हैं, ठीक है। और 1993 में एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी का नाम था मार्क्विस ट्रीटी। उसके बाद हमारा ईयू की स्टैब्लिश हुई थी। तो ईयू ने एक बिल लेके आया है जिसका नाम है कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इनफ इज इनफ, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं कि अभी इंडिया स्किल टूर्नामेंट हुआ था, ठीक है। वो कौन सी सिटी में हुआ था, तो ये लखनऊ के इंडिया स्किल टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें अलग अलग फील्ड से लोग आए थे अपनी स्किल को प्रेजेंट करने के लिए। तो ये लखनऊ के अंदर हुआ था इंडिया स्किल टूर्नामेंट। स्किल, इसका जो थीम था स्किल से जीतेंगे दुनिया। अगला आता है हमारा ये पुलिटाइजर प्राइज अवार्ड 2024, ठीक है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है, तो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है, ठीक है। दूसरी चीज ये इसके में मैं बात बताऊं कि ये जो है ना, ये अवार्ड जर्नलिज्म मतलब जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, जर्नलिस्ट को दिया जाता है, ठीक है, फॉर देयर गुड वर्क और फॉर देयर ना रिमार्केबल वर्क। तो ये जो अवार्ड है पुलिटाइजर प्राइज, ये हमारे जर्नलिस्ट को दिया जाता है। देता कौन है, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है। कब हुआ था ये, 7 मई को हुआ था। अच्छा, अभी ये हमारे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो 1 मई को 7 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका आंसर होगा गुजरात और महाराष्ट्र। तो बात है 1 मई 1960 की, जो बॉम्बे है ना, बॉम्बे स्प्लिट हुआ था 2 स्टेट्स में। कौन कौन से, फर्स्ट इज गुजरात और सेकंड है हमारा महाराष्ट्र। इसी तरह अगर मैं बात करूं 1 नवंबर 1966 की, तब भी हमारे है ना जो 3 स्टेट थे वो अलग अलग हुए थे। 3 स्टेट नहीं, 2 स्टेट और एक यूटी। वो कौन कौन से हैं, पंजाब से अलग हुए थे तीनों, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। ये तीनों अलग हुए थे 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। तो जो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ है ये 1 नवंबर 1966 को हुए थे। कुछ और चीज भी हम देख लेते हैं हमारे रिगार्डिंग द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिगार्डिंग। हम कुछ भी और चीजें देख लेते हैं। इसके रिगार्डिंग 3 कमीशन आई थी। पहली कमीशन जो थी हमारी, वो थी हमारी धार कमीशन, फिर थी जेबीपी कमीशन, और जो हमारी लास्ट कमीशन थी वो थी फैजल अली कमीशन। इन दोनों कमीशंस ने तो मना कर दिया था कि हम स्टेट के अकॉर्डिंग मतलब हमारा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट को डिवाइड नहीं करेंगे। बट जो फैजल अली कमीशन है उसने इनकी डिमांड को मान लिया था। हाँ, एक चीज और, जो फर्स्ट स्टेट था जो एज ए लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के आधार पे बांटा गया था वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब हमारे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अभी क्या हुआ है, एक अट्टाकामा ऑब्जर्वेटरी है जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी ऑफ वर्ल्ड बन गई है एज पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। इसको बनाया किसने है, इसको बनाया है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने उसको बनाया है, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है, ये चिली
साउथ अमेरिका में स्थित है। अब देख सकते हैं अर्जेंटीना, ये अटाकामा डेजर्ट देख सकते हैं, ये रहा हमारा अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, अटाकामा डेजर्ट के नॉर्थ में है पेरू, अटाकामा डेजर्ट के ईस्ट में है हमारा बोलाविया, साउथ में है अर्जेंटीना। तो ये आप देख लेंगे अटाकामा डेजर्ट, ये वन ऑफ द ड्राइस्ट डेजर्ट्स में से एक आता है। ठीक है, कौन से कंट्री पे स्थित है? ये चिली पे स्थित है। हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि रिसेंटली क्या हुआ है कि जो हमारा ट्रैफिक सिस्टम होता है, एयर ट्रैफिक सिस्टम, वो बहुत ही फ्रेगमेंटेड है, मतलब बिखरा बिखरा सा है। उसको सेंट्रलाइज करने की एक पहल की गई है थ्रू हमारा मिशन ईशान। मिशन ईशान के तहत हमारे जो इंडिया का एयर सिस्टम है उसको सेंट्रलाइज किया गया है, मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम से कंट्रोल किया जा सकता है जिससे बेटर एयर ट्रैफिक कंट्रोल किया जा सके, मिशन ईशान। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक हमारी जो आयुष मिनिस्ट्री है उसने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, प्रगति 2024। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है प्रगति का? फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन। ये चारों ऑप्शन सेम है। मैंने रॉन्ग ऑप्शन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फिर हमको कहीं ना कहीं रॉन्ग ऑप्शन याद होना जाता है, तो चारों ऑप्शन ही सेम है। तो फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन किससे रिलेटेड है? ये हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड है। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया ने एक भारत 6G अलायंस बनाया है जिसके मेनली दो प्रोमिनेंट पार्टनर्स अभी सामने आए हैं। कौन? एक यूएस और एक ईयू। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। ये 6G अलायंस इंडिया के द्वारा लीड किया गया है, उसके साथ में इसकी जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है वो किस किस के साथ किया गया है? यूएसए और ईयू के साथ किया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि यूनिसेफ जो है उसकी लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? नेशनल ब्रांड एम्बेसडर। तो यूनिसेफ की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया है हमारे करीना कपूर खान को। अब थोड़ा हम यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं। जो यूनिसेफ है ये बना था हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। ठीक है, और यूनिसेफ का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हमारा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, जो हमने पहले ईयू देखा था, ईयू हमारा कोल्ड वॉर के बाद बना था 1993 के अंदर, और जो यूनिसेफ है वो हमारा बना है कब? 1946 के अंदर। अभी देख लेते हैं हमारा जो ईयू वाला क्वेश्चन था ना एक बार, जो अभी हमने पढ़ा था ईयू के रिगार्डिंग। अभी ये रहा ईयू हमारा 1993 के अंदर बना था आफ्टर एंडिंग द कोल्ड वॉर सेकेंड, और जो यूनिसेफ की हम बात कर रहे हैं वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट सारी कंट्री इसकी पार्टिसिपेट है यूनिसेफ की। ये एक फंड है जो जहां पे भी है ना, जो किसके रिगार्डिंग होता है? बच्चों के रिगार्डिंग काम करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमने देखा है कि जो हमारे देश में यूपीआई है, हमारे देश में जो यूपीआई है और एटीएम है, इनको सबको ऑपरेट कौन करता है? एनपीसीआई करता है। एनपीसीआई की एक इंटरनेशनल ब्रांच है जिसका नाम है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ये एनपीसीआई की ही इंटरनेशनल ब्रांच है। एनपीसीआई तो इंडिया में काम करता है और एनपीसीआई फिर एनआईपीएल ये अब्रॉड में काम करता है, इंटरनेशनल पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसने अभी हमारे नामीबिया के साथ एग्रीमेंट किया है क्या करने का? यूपीआई लाने का। तो नामीबिया के साथ यूपीआई का एग्रीमेंट किया है किसने? एनपीसीआई इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड में। अभी हम नामीबिया की लोकेशन देख लेते हैं। नामीबिया के जो वेस्ट में है वो हमारे अटलांटिक ओशन है। ठीक है, नामीबिया के जो नॉर्थ में है वो है अंगोला, जाम्बिया, बोट्सवाना और साउथ अफ्रीका उसके साउथ में। ये आसपास की इसकी सराउंडिंग कंट्रीज है नामीबिया की। अब हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो 2025 का वर्ल्ड जूनियर
बैडमिंटन टूर्नामेंट होने वाला है, बैडमिंटन चैंपियनशिप होने वाली है, वो इंडिया होस्ट करेगा। कौन सी? जूनियर वाली, वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटनशिप कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा ये। हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी हमारा फेवरेट क्वेश्चन है कि जो युजवेंद्र चहल है, इन्होंने हाईएस्ट विकेट टेक कर लिए हैं इन आईपीएल हिस्ट्री। कितने? 350 विकेट लिए हैं हर सीजन मिला के। सबसे ज्यादा जो विकेट लेने वाले जो बॉलर बन चुके हैं वो कौन बन चुके? युजवेंद्र चहल बन चुके हैं, ठीक है, आईपीएल के अंदर। ये इनकी फोटो भी लगा रखी है, सब जानते ही होंगे इनको। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, वो क्या करेगी? 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग को क्या होस्ट करेगी, ठीक है। साथ ही साथ वो 26 मीटिंग ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को भी होस्ट करेगी। तो कौन सी लोकेशन पे करेगी? ये कोची, केरला के अंदर इंडिया इसको होस्ट करने वाला है। अंटार्कटिका के अंदर, मतलब अंटार्कटिका को हमको बचाना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट है ना, वो अंटार्कटिका और आर्कटिक ओशन, इन दो एरिया पे सबसे ज्यादा पड़ रहा है। तो आपने देखा होगा अंटार्कटिका के अंदर हमारा पेंगुइन्स हैं, वो बहुत खतरे में है, उनकी संख्या दिनों दिन कम होती जाती है। तो हमको उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करना है। तो इस समिट में वही डिस्कस होगा कि कैसे उनको बचाया जाए, कैसे उनके लिए उनके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, क्या क्या मेजर लेना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जीज के बारे में बात होगी। अभी रिसेंटली किस कंट्री ने चांग 6 लूनार मिशन स्टैब्लिश किया है? तो उसका नाम है चाइना। चाइना ने अभी चांग 6 लूनार मिशन स्टैब्लिश किया है, जिसके अंदर वो मून पे जाने की बात कर रहा है और वहां पे वो सैंपल एम्पल कनेक्ट करेगा। अभी हमारा 10th वर्ल्ड वाटर फोरम समिट हुआ था, ठीक है, जिसका कहाँ पे हुआ था? ये इंडोनेशिया में हुआ था। 10th वर्ल्ड वाटर समिट, ये याद देख लीजिएगा कहाँ हुआ था। इंडोनेशिया में भी कहाँ पे? बाली के अंदर हुआ था, ठीक है। और इसका जो थीम था वो क्या था? वाटर फॉर शेयर प्रॉस्पेरिटी, ये इसका थीम था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नीरज चोपड़ा जी के। ये ओलंपिक से पहले वाले मंथ की करंट अफेयर है, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो नीरज चोपड़ा जी हैं, उन्होंने सेकंड प्लेस सिक्योर करी है कि जो उन्होंने थ्रो फेंका था जेवलिन थ्रो के अंदर, वो किया था 88.36 मीटर का। तो सेकंड आया, उन्होंने सिल्वर मेडल लिया है किसके अंदर? दोहा डायमंड लीग ने। अभी अगर हम इसको पढ़ ही रहे हैं तो हमको थोड़ा बहुत उसको भी देख लेना चाहिए कि उनका ओलंपिक में उन्होंने है ना कितना किया था, क्या उनका रिकॉर्ड था ओलंपिक के अंदर। तो जो अभी 2024 का ओलंपिक था, उन्होंने उसमें 89.45 किया था और दोहा में 88.36, ठीक है। तो दोनों को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर तो होगा दोहा डायमंड लीग। और अगर पेरिस का पूछ लेता है, जो हम आगे ऑलरेडी वैसे ही पढ़ेंगे, तो वो होगा 89.45। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच इंडियन सिटी, मतलब ऐसी कौन सी सिटी है जिसको 50 वेल्जियस सिटीज में इंट्रोड्यूस किया गया है? इंडिया की पहली सिटी है जिसने मतलब डेब्यू किया है किसके अंदर? 50 वेल्जियस सिटीज के अंदर। तो उन दो सिटीज के नाम है मुंबई और दिल्ली। मुंबई का रैंक दिल्ली से ज्यादा है, मुंबई दिल्ली से ऊपर आती है वेल्जियस सिटीज के कंपेयर में, ठीक है। निकालता कौन है ये इंडेक्स? हेनले एंड पार्टनर इसको निकालते हैं, ठीक है। और मुंबई और दिल्ली इसमें शामिल है। उसके बाद ये भी बहुत प्राउडफुल न्यूज है, ये भी हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि इंडिया ने अपना पहला जिम्नास्ट गोल्ड सिक्योर किया है एशियन चैंपियनशिप में। और जो खिलाड़ी है उनका नाम है दीपा कर्माकर, जो ये इन्होंने हमारा इंडिया का नाम रोशन किया है और गोल्ड मेडल सिक्योर किया है एशियन चैंपियनशिप के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है, ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड जो अभी रिसेंटली मई में हुए थे, उस किसके लिए किए जाते हैं? ये संत महात्मा लोगों के लिए और साधु के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड अभी किसको मिला? तो पवन सिंधी को ये अवार्ड दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन से पब्लिक पीएसयू की बात करा है, कौन सी पब्लिक पीएसयू को एटीडी बेस्ट अवार्ड मिला है? तो उसका नाम है एनटीपीसी को बेस्ट एटीडी बेस्ट अवार्ड मिला है 2024 का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
किसको प्रेस्टिजियस शॉ प्राइज मिला है ऑफ एस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी के अंदर, फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी के अंदर किसको अवार्ड मिला है? तो उनका नाम है श्रीनिवासन आर कुलकर्णी। ये सुधा मूर्ति के ब्रदर हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये डीपेस्ट ब्लू होल ऑन द अर्थ हमने अभी खोजा है। ठीक है, कहाँ हुआ ये मैक्सिको में पाया गया है। मैक्सिको के चेतुमल बे के अंदर इसको रिवील किया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या है? तमजा ब्लू होल। मेरे प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा मतलब इसमें इशू है। ये चेतुमल बे है, मतलब यहाँ चतुमल बे है। जो भी है आप इसको चतुमल से याद करेंगे तो आपको इजीली याद रहेगा और आप एग्जाम में इसको रिलेट कर पाएंगे, इसलिए मैंने इसको चतुमल बे बोला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिया ने फर्स्ट लार्जेस्ट लैंग्वेज मॉडल बनाया है। ठीक है, जो किसके लिए? फाइनेंशियल सेक्टर में काम करेगा। उसका नाम क्या है? सिस्मे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि अभी इंडिया और जापान ने, इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है नासा और जापान की जो स्पेस एजेंसी जाजा, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एक एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्री मिशन किया है। एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन है जो इन दोनों ने मिलकर बनाया है। किसने? नासा और जाजा ने। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये बुक के ऑथर कौन है, द विनर माइंडसेट। तो उसके ऑथर जो है वो है शेन वॉटसन, जिन्होंने इसमें अपनी लाइफ के उन्होंने बताया है कि इन्होंने कैसे अपना स्ट्रगल किया और कैसे इन्होंने अपनी क्रिकेटिंग करियर में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये मतलब लिटरेचर में वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड होता है जो बुक्स और ऑथर्स के लिए होता है, जिसका नाम, नॉवल का नाम है कैरियोस। ठीक है, इसको किसने लिखा है? ठीक है, तो इसको जेनी एरफिनबेक एंड माइकल हॉफमैन, इन दोनों ने मिलकर इसको ऑथर एंड ट्रांसलेट किया गया है। तो इसके चारों ऑप्शन आपको सेम मिलेंगे ताकि आप इसको अच्छे से याद कर पाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल में काम कर रहा है। ठीक है, तो वो काम क्या कर रहा है, उसने अचीव ही कर लिया ये जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। उस एयरपोर्ट का नाम है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली बे ऑफ बंगाल से एक साइक्लोन उठा है जिसकी लाइकली चांस है कि वो वेस्ट बंगाल को भी हिट करेगा। उस साइक्लोन का नाम क्या है? साइक्लोन रेमाल। थैंक यू सो मच, आपने ये पूरा वीडियो देखा। होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।